नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि किसी क्वेश्चन पे आपको ये लगे कि सर उस पर डिस्कशन करें या उसका फॉर्मेट बना के उस पर क्लास ले, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसको उस पर वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है, आज का जो हमारा प्रश्न है वो पेपर 6 से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये कई बार पीसीएस में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो इसको आप लोग देख लीजिए। आइए देखते हैं। देखिए, आज का हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए इसकी प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक बार पुनः आप लोग प्रश्न देखें। उत्तर प्रदेश को प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए इसकी प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करिए। ये आज का हमारा प्रश्न है। और इसमें सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो। उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। उत्तराखंड के गठन के बाद पूरा पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। अतः वर्तमान में उत्तर प्रदेश मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। मतलब इसमें आप ये बता रहे हैं कि 9 नवंबर 2000 को जो उत्तर प्रदेश का बंटवारा हुआ, तो उसमें जो उत्तर प्रदेश का जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो आज उत्तराखंड के रूप में जाना जाता है, वो पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट था। तो जो पर्वतीय क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से निकल गया। तो वही आपने यहाँ बताया कि देखिए, ये जो है यहाँ ये उत्तराखंड का जो क्षेत्र था, ये तो अब रह नहीं गया, तो ये उत्तर प्रदेश ही रह गया है। तो वही आपको बताना है। फिर जो है अब देखा जाए तो वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश हैं, जिसमें सबसे पहला भाबर एवं तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान, दक्षिण का पठारी प्रदेश। अब इसको आप मैप के माध्यम से देखिए। ये देखिए, ये आपका उत्तर प्रदेश का मैप है। और आप लोग भी परीक्षा में एक उत्तर प्रदेश का मैप बनाने का अभ्यास करिए और जरूर बनाइए। इन सब क्वेश्चनों में तो जरूर बनाइए, और ऐसे ही जैसे इसमें दिखाया गया है वैसे दिखाने का प्रयास करिए। इससे क्या होता है कि आपको लिखने की बहुत ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और आप बहुत कम शब्दों में मैप के माध्यम से बहुत सटीक जानकारी जो है आप वो परीक्षक तक पहुंचा देते हैं। तो ये आपके उत्तर प्रदेश का मैप है। और ये जो एक पट्टी है, देखिए सहारनपुर से ऐसे बिजनौर होते हुए जो आ रही है, यही जो पट्टी है, यही आपका जो पहला क्षेत्र है, भाबर एवं तराई का क्षेत्र। यही जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा भाबर एवं तराई का क्षेत्र है। तो ये देख लीजिए। और जो दूसरा आपका कह रहा है कि गंगा यमुना का मैदान, तो ये जो है, ये जो भाग है पूरा, ये गंगा यमुना का मैदानी भाग है। आप लोग मुख्य परीक्षा में जरूर मैप बनाएं। और फिर नीचे वाला जो क्षेत्र है, दक्षिण का पठारी प्रदेश, ये जो है, ये जो है, यही पूरा जो है वो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, जो बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। तो यही जो है आपके उत्तर प्रदेश का एक तरीके से भौतिक प्रदेशों में जो विभाजन है, यही 3 भौतिक प्रदेश है। नंबर 1 भाबर एवं तराई वाला, दूसरा मैदानी भाग, और तीसरा जो है दक्षिण का पठारी भाग। तो ऐसे ही मैप बना करके आप भी दिखाने का प्रयास करिएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ इस डिवीजन को बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे मैप के माध्यम से। फिर
अब भावर एवं जो तराई क्षेत्र है, इसकी भौगोलिक विशेषताओं को बता दीजिए कि क्या है इसमें, इसकी भौगोलिक विशेषताओं में। तो सबसे पहले पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर, मतलब सहारनपुर से शुरू हो रही है और देवरिया एवं कुशीनगर तक का एक पतली पट्टी सी वाला क्षेत्र भावर एवं तराई कहलाता है। जो आपको मैंने मैप में दिखाया है वो पतली सी पट्टी जो सबसे ऊपर है वही है ये क्षेत्र। भावर क्षेत्र वह पर्वतीय भूभाग है जो कंकर पत्थरों से निर्मित है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी आदि जिलों में है। देखिए अगर ये जिले आपको सब याद ना हो तो कोई जरूरत नहीं है, आप अगर मैप में वो पट्टी आप बना देंगे तो उतने से आपका काम चल जाएगा। आप अगर दिखा दे रहे हैं कि सहारनपुर से लेकर के फिर देवरिया कुशीनगर तक वो जा रहा है तो इतना आप दिखा दीजिए, सफिशियंट है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारे जिलों का आप नाम ही बताइए। फिर पश्चिम में यह क्षेत्र लगभग 34 किलोमीटर चौड़ा है, किंतु पूर्व की ओर बढ़ने के साथ यह संकरा होता चला जाता है। ये भावर प्रदेश की बात कर रहा है। जो भावर है आपका वो पश्चिम में करीब 34 किलोमीटर तक चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे ये पूर्वी की तरफ जाता है तो वो सकरा होता चला जाता है। फिर जो तराई क्षेत्र है, भावर के दक्षिण में दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र तराई कहलाता है, जो महीन अवसादों से निर्मित होता है। देखिए सबसे ऊपर जो होता है वो भावर होता है और उसके जस्ट नीचे तराई वाला क्षेत्र होता है। और तराई क्षेत्र में क्या है कि दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है जो महीन अवसादों से निर्मित होते हैं। ये तराई है। इसमें भी आगे देखिए, घने जंगलों और लंबी घासों से ढका हुआ यह क्षेत्र कभी 80 से 90 किलोमीटर चौड़ा था, किंतु इधर कुछ वर्षों में भूमि सुधार कार्यों के कारण इसकी चौड़ाई काफी कम हो गई है। मतलब ये जो तराई का जो क्षेत्र था वो पहले जो है वो काफी मतलब चौड़ा था। कितना चौड़ा था तो करीब 80 से 90 किलोमीटर की चौड़ाई को लेकर के मतलब उसमें थी और वो एक पूरी पट्टी ही थी। लेकिन वर्तमान में क्या है कि भाई जैसे जैसे एग्रीकल्चर पर लोगों को जैसे भोजन के लिए जनसंख्या वृद्धि हुई तो भोजन की जरूरत पड़ी। अब भोजन के लिए क्या है कि जो जो इसमें होते थे घने जंगल और लंबी घास, इनको लोगों ने काटना शुरू किया और ये धीरे धीरे कृषि के रूप में ये विकसित हो गए। तो ये जो जंगल थे, ये जो घासें लंबी लंबी थी वो अब बहुत सीमित मात्रा में रह गई हैं और इन क्षेत्रों में भी अब कृषि होने लगा है। वही आगे कहा जा रहा है कि अब यहाँ गन्ना, गेहूं, धान एवं जूट की खेती बड़े पैमाने पर होती है। मतलब जो तराई का जो क्षेत्र है वहाँ क्या पैदा होता है, गेहूं, गन्ना, धान, जूट, ये सब जो अन्न फसलें हैं उनकी पैदावार हो रही है। तो आप जो है जो आपका पहला डिवीजन है भावर और तराई का, उसके बारे में आपने बता दिया, मैप में दिखा दिया और उसकी क्या विशेषताएं हैं वो आप बता दिए। अब जो दूसरा आपका है गंगा यमुना का मैदान, इस क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। जो सबसे पहला है गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, इसका विस्तार 500 किलोमीटर लंबा एवं 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है। देखिए जो बीच में हमने आपको दिखाया था जो बहुत ज्यादा भूभाग उत्तर प्रदेश का है, तो वही इसमें कह रहा है कि जो ऊपरी गंगा का मैदान है इसका विस्तार 500 किलोमीटर लंबा और 80 किलोमीटर की चौड़ाई में है। फिर इस प्रदेश का विस्तार दूसरा जो है गंगा का जो मध्य मैदान है, इस प्रदेश का विस्तार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, बरेली आदि जिलों में है। जो मध्य गंगा का जो मैदानी भाग है वो इन जिलों में विस्तारित है। और जो सबसे अगला है तीसरा जो है गंगा का जो पूर्वी मैदान है, इसका विस्तार वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, भदोही आदि जिलों में इसका विस्तार देखा जाता है। तो मतलब जो दूसरा आपका है गंगा यमुना का मैदान, उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, मध्य का मैदान
और पूर्वी मैदान, और वो इसके प्रमुख जिले हैं। आप लोग देख लीजिए इसको। अब आइए जो तीसरा है इसमें, हाँ ये देखिए, ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे जुड़िए। और इसमें जो है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ तो आपको यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ यदि आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि आपके उत्तर की जो है मार्किंग हो जाए, तो आप वहाँ पीडीएफ बना के भेजिए, हम उसकी मार्किंग कर देंगे, उसमें जो कमी रहेगी वो बता देंगे। तो टेलीग्राम से जुड़िए। ये आपके समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल है, इसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ये आप ही का चैनल है। और इसको आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व भी आप ही लोगों को है, तो प्लीज इसको शेयर करिए और इससे जुड़िए आप लोग। फिर गंगा यमुना के मैदान का निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, अतः यह फसल उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ गेहूं, चावल, गन्ना के साथ साथ विभिन्न प्रकार की बागवानी फसलों की अच्छी पैदावार होती है। क्योंकि जो ये गंगा यमुना का जो क्षेत्र है, ये बहुत ही फर्टिल लैंड, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। ये नदियों के गाद से लाए मतलब निर्मित हुई है। और ये जलोढ़ मिट्टी, यहाँ की जो मिट्टी है वो जलोढ़ होती है, जिसमें गेहूं, गन्ना, चावल और बहुत से बागवानी फसलों के लिए बहुत ही अच्छी दशाएं यहाँ होती हैं। और यही कारण है कि जो उत्तर प्रदेश पूरे देश में खाद्यान्न में यदि जो नंबर 1 की स्थिति है, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? तो यही गंगा यमुना के मैदान की है। सारी जो खेती है, सारी जो उत्पादकता है, वो मैक्सिमम यही है। क्योंकि आप सभी जान रहे होंगे कि जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, वो तो बघेलखंड या बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, वो तो सूखे की समस्या से प्रभावित है, वहाँ अन्न का उत्पादन नहीं होता। और जो ऊपर मैंने बताया भाभर और तराई, तो भाभर में तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, और तराई के बेल्ट में बिल्कुल कुछ खेती होती है। लेकिन अगर बड़े पैमाने पे कहा जाए, तो बड़े पैमाने पर यही गंगा यमुना के मैदान पे ही खेती होती है। तो आप इसकी चर्चा कर दीजिए। फिर जो अंतिम में है दक्षिण का पठारी प्रदेश, इस क्षेत्र के अंतर्गत प्रदेश के बुंदेलखंड एवं बघेलखंड भूभाग सम्मिलित हैं। यह क्षेत्र दक्कन के पठार का ही विस्तार है और इसकी उत्तरी सीमा यमुना तथा गंगा नदी द्वारा एवं दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत द्वारा निर्धारित होती है। देखिए, यदि आपने मैप जो भी मैंने समझाया, यदि आपने मैप ध्यान से देखा होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो इसकी उत्तरी सीमा है वो यमुना गंगा नदी के द्वारा निर्धारित होती है। कि मतलब गंगा यमुना नदी के जो दक्षिण का क्षेत्र है वही ये है। और कितना दक्षिण है? तो जो विंध्य पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं उससे ये उत्तर में है, तो ये उसके बीच का जो क्षेत्र है वही है ये। फिर इसके अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, बांदा, मिर्जापुर, प्रयाग जिले के कुछ भूभाग आते हैं। मतलब ये जो दक्कन का जो दक्षिण का पठार है, वो इसके अंतर्गत ये उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वो आते हैं। आप इनका चर्चा कर दीजिए। फिर इसमें देख लीजिए कि बुंदेलखंड में क्लास नामक घास बहुतायत में पाई जाती है एवं इस क्षेत्र की प्रमुख नदी सोन है। देखिए, ये बार पीसीएस के पीटी में पूछा भी गया है कि चलास नामक घास प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो वही है, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो चलास नामक घास के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और इस क्षेत्र में जो है सोन नदी, मतलब नदियां तो छोटी छोटी और भी हैं, लेकिन जो सोन नदी है वो प्रमुख नदी है, जिसमें थोड़ा सा जल उल की मात्रा होती है और सिंचाई के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है। उसमें कई बांध भी बनाए गए हैं। तो आप इसकी चर्चा कर दीजिए। फिर बता दीजिए कि कम वर्षा होने के कारण यहाँ वृक्ष एवं वनस्पतियां छोटी होती हैं। क्योंकि बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है भाई, वो एक तरीके से बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है। और यदि जहाँ कम वर्षा होती है, जो वहाँ की वनस्पतियां जो होती हैं वो बहुत छोटी होती है। उनकी हाइट, जैसे आप अगर सोचिए कि वहाँ आप आम का पेड़, महुआ का पेड़ या इन सबों का पेड़ आप नहीं पाएंगे। वहाँ एक तरीके से कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं या इस टाइप के पौधे पाए जाते हैं जिनकी हाइट बहुत कम होती है। और फसलों में देखा जाए
तो फसलें जो है वहाँ की जो मुख्य फसलें हैं वो ज्वार है, तिलहन है, चना है और कुछ हद तक गेहूं है। मतलब गेहूं की भी पैदावार बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। लेकिन यदि आप सोचिए कि चावल आप बुंदेलखंड में पैदा कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चावल के लिए बहुत ही वर्षा की जरूरत होती है, जो कि वहां होता नहीं है। तो कभी भी लिखते समय इसका भी आप लोग ध्यान रखिए कि भाई अगर कोई फसल है तो उसको चाहिए क्या, उसको पानी कितना चाहिए, उसको तापमान कितना चाहिए, तो इस हिसाब से भी आप लिख लेंगे वहाँ। तो वहाँ जो है ज्वार, तिलहन, चना, गेहूं यही सब मुख्य फसलें हैं। तो आज का जो प्रश्न था उसका उत्तर यही था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके तहत आपने प्रदेश के भौतिक भूभागों को देखा कि किस तरीके से ये इसका डिवीजन है, और इसकी प्रमुख विशेषताओं में चर्चा करी कि भाई भाबर तराई क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं, मध्य गंगा मैदान की क्या विशेषताएं हैं और दक्षिण भाग की क्या विशेषताएं हैं। तो ठीक है, आगे भी कुछ आप लोग देख लें। देखिए ये जो हमारा है, ये पिछला वीडियो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख सिंचाई साधनों को बताते हुए दक्ष सिंचाई की प्रमुख विधियों की चर्चा करें। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके देख लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इस यहाँ से तो हमेशा ही मतलब हर साल क्वेश्चन आता ही रहता है। और इसमें मैंने सिंचाई को पूरा कंप्लीट बताया है कि उत्तर प्रदेश के सिंचाई के कौन कौन से प्रमुख साधन है, मैंने उनको भी बताया है। और दक्ष सिंचाई की जो प्रमुख विधियां हैं उसको मैंने चित्र के माध्यम से, फोटो को बना करके बताया है, तो आपको समझने में भी बहुत सहूलियत होगी। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसको देख लीजिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर जल्दी ही नए प्रश्न के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। थैंक यू।